हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 4 शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4 का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन किस किस कंडीशन में होता है? इसमें 5 तरह की एक तरह से देखा जाए तो कंडीशन होती हैं। इस कंडीशन से साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन मतलब होता है कि फिर से दोबारा से उसके नियमों में परिवर्तन करना। जैसे कि समझा दें, इसमें हमको पुनर्गठन में 5 तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जो चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर नंबर 4 में हम साझेदारों, विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन। इसका मतलब होता है कि जब पार्टनर पुराने अनुपात से लाभ हानि शेयर कर रहे होते हैं, तब वो क्या करते हैं कि अपने लाभों के अनुपात में परिवर्तन कर दें, यानी अपने जो प्रॉफिट और लॉस जो शेयरिंग जो रहती है उसमें चेंजेस करते हैं। उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हम समझेंगे कि साझेदारी का पुनर्गठन और कौन कौन सी दशाएं होती है जिसमें उसका पुनर्गठन किया जाता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। दूसरा है जब कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है, उस संबंध में भी जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने साझेदारी का पुनर्गठन करते हैं, तो उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं उन्हें। इसके बाद कोई पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जाता है तब भी पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन में क्या होता है कि पार्टनरशिप अपना एक रेगुलेशन अकाउंट बनाती है, यानी जब भी चेंजेस होते हैं तब वो एक रेगुलेशन अकाउंट में आता है। इसमें अपने जो भी फर्म होती है उस फर्म की बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ठीक है ना। तो मैंने बताया कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करते समय पार्टनर फर्म से जाए, या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए, या जब कोई 2 फर्म का एकीकरण हो जाए, यानी इस तरह से 5 प्रकार की कंडीशन होती हैं। इन कंडीशनों में साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है और पुनर्गठन करते समय रेगुलेशन अकाउंट खोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जैसा कि हम समझ रहे हैं कि इसमें हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम? साझेदारी के पुनर्गठन की अवधारणा, लाभ अनुपात में परिवर्तन, लाभ अनुपात में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, नफ़े का अनुपात क्या होता है, त्याग का अनुपात क्या होता है, इन दोनों में अंतर, ख्याति का अर्थ परिभाषा, जो तो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं लगभग। समायोजन, उसके ख्याति के संबंध में किस प्रकार की एंट्रियाँ की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुनर्गठन का अर्थ। रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? साझेदारों के बीच संबंधों में होने वाला परिवर्तन जिसके फलस्वरूप विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया ठहराव लागू हो जाए। पुनर्गठन में विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, 2 फर्मों का एकीकरण आदि शामिल होता है। पुनर्गठन का मतलब समझ में आया कि जो पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस करते समय, उसमें जब हमको चेंज करना पड़ता है किसी इन 5 कंडीशन में किसी एक कंडीशन के तहत, तब ये साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। कुल मिला के साझेदारों के बीच संबंधों में होने वाला परिवर्तन जिसके फलस्वरूप विद्यमान ठहराव, यानी पुराना डीड जब समाप्त हो जाता है उसकी जगह नया डीड बनता है, तो उसे हम पुनर्गठन कहते हैं। पुनर्गठन का अर्थ जैसे कि लगभग थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं कि पुनर्गठन क्या होता है, फिर भी विस्तार से पढ़ लें, क्योंकि जब हमको सवाल करने रहते हैं और उसके हमें रूल्स मालूम नहीं रहते तो फिर हमारे सवालों में परेशानी आती है। रूल्स को ध्यान रखना चाहिए सवालों को करने से पहले, और रूल्स को समझने के लिए हमको थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगी, है ना बेटा। तो चले सबसे पहले पढ़े साझेदारी पुनर्गठन का अर्थ। अर्थ वो ये है कि ठहराव में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो इसे साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। साझेदारी के बीच संबंधों में होने वाला पुनर्गठन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। पुनर्गठन के फलस्वरूप साझेदारों के बीच पुराना ठहराव समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया ठहराव प्रयत्नशील हो जाता है। अब पुनर्गठन के तरीके, किस प्रकार पुनर्गठन होता है
वही जैसे कि पहले मैं अभी बता चुकी है, इसमें आपको क्रम बाई क्रम एक जो भी पुनर्गठन का तरीका है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पुनर्गठन कब होता है? पहली कंडीशन है जब विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना पड़े। ठीक है ना, आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन समझे कैसे? जब किसी फर्म के विद्यमान साझेदार, यानी जब कोई फर्म में पहले से जो साझेदार रहते हैं वो अपने लाभ अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं, तो इसका आशय ये है कि एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के भाग को क्रय करना पड़ता है। इसमें क्या है? एक साझेदार के भाग को दूसरे साझेदार को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है? ऐसी दशा में जिस साझेदार की भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है, यानी जो पार्टनर का प्रॉफिट पूर्व की तुलना में पहले की तुलना में बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नफ़े वाला साझेदार, यानी प्रॉफिट कमाने वाला साझेदार। और जिस साझेदार का भाग पूर्व की तुलना में घट जाता है, यानी पहले जिस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाता है रेशियो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्याग करने वाला साझेदार। नफ़े वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को उसके त्याग के बदले जो राशि देता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। समझ में आया कि जो नफ़े वाला जो साझेदार होता है वो जिस साझेदार ने त्याग किया, जितने भी शेयर का उसने त्याग किया है, उस त्याग के बदले जो राशि देता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। जब पारस्परिक लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में, मतलब जब लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में फर्म को अपनी संपत्तियां और अपने दायित्व का फिर से पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है, और इस पुनः मूल्यांकन में अन्य कोषों का भी उसे समायोजन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या है? विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। अब इसका एक सवाल हम समझेंगे कि कैसे सवाल समझें। मान लीजिए कोई पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं ABC। ठीक है, अब ABC अपना 6-4-2 के अनुपात में लाभ बांटते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि 6-4-2 के बाद उन्होंने निश्चय किया कि एक समय बाद वो अपना लाभ अनुपात बराबर बराबर बांटेंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो 3 पार्टनर हो गए तो तीनों का शेयर क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 और 1/3। तो इस तरह ये साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का ही स्वरूप है, और ऐसे ही हमको सवाल करने को मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल सवाल रहेंगे इस तरीके से आएंगे, जिसमें हम प्रॉफिट नफ़े वाला साझेदार को समझेंगे, त्याग करने वाले साझेदार के बारे में समझेंगे सवालों के थ्रू। अब पढ़ें त्याग के अनुपात का अर्थ। त्याग के अनुपात का अर्थ, मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या समझे? त्याग के अनुपात का आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के विद्यमान साझेदार, यानी पुराने साझेदार फर्म के दूसरे साझेदार या तो किसी दूसरे साझेदार के लिए, या जब कोई नया साझेदार आए तो अपने विद्यमान लाभ के भाग का त्याग करते हैं। इसकी गणना करने के लिए पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दिया जाता है। इसको देखो हम और अच्छे तरीके से समझें कि मान लीजिए किसी फर्म में 2 पार्टनर हैं और वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग है 50-50 मतलब समान अनुपात में कर रहे हैं। अभी तक वो दोनों थे तो आधा आधा उनको प्रॉफिट मिल रहा था 50%, लेकिन जब कोई नया साझेदार अगर फर्म में प्रवेश करता है तो उन दोनों पार्टनरों को क्या करना पड़ेगा? अपने लाभ में से कुछ हिस्से का त्याग करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब वो 50% कमा रहे थे जब 2 जने थे, है ना, और जब तीसरा पार्टनर आएगा तो उनको अपने 50% नहीं मिलेगा, फिर तीन हिस्से हो जाएंगे, उस लाभ के क्या हो जाएंगे? 3 हिस्से हो जाएंगे। तो जो 3 हिस्से करें, यानी जो 50% का उन्होंने जो तीसरा हिस्सा लिया 33% जब उनको मिलेगा, तो उन्होंने दोनों पार्टनर ने क्या करा? सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात ज्ञात करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
त्याग के अनुपात की दशा में साझेदार को पहले की तुलना में नुकसान होता है, अर्थात पहले की तुलना में उसे कम लाभ प्राप्ति होती है। त्याग के अनुपात का विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि त्याग के अनुपात में प्रीमियम का वितरण किया जाता है। प्रीमियम क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो अपने उस बिजनेस से जुड़ने के लिए वो एक कुछ राशि प्रीमियम के रूप में लाता है, और वो राशि किसको देता है? पुराने पार्टनर को। क्योंकि पुराने पार्टनर से प्रीमियम राशि क्यों लेते हैं? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो वो लाभ भी तो बांटेगा। जो पुराने पार्टनर ने फर्म में मेहनत करके उसको इस लायक बनाया कि आज फर्म प्रॉफिट कमाने की स्थिति में है ना, प्रॉफिट कमाने की स्थिति में है, तो वो दोनों पार्टनर के सहयोग से या मेहनत के द्वारा समझ, अब तीसरा पार्टनर तो सीधा सीधा प्रॉफिट ही मिलेगा। तो उस प्रॉफिट को लेने के लिए जो पुराने पार्टनर होते हैं वो उससे एक प्रीमियम के रूप में कुछ राशि प्राप्त करते हैं, जिसको हम ख्याति बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमको केवल इतना याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है बस, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब नफ़े का अनुपात या प्राप्ति का अनुपात के अर्थ के बारे में समझेंगे। प्राप्ति अनुपात या नफ़े का अनुपात से क्या आशय है? ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, लगभग 2 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। आपसे सूत्र भी पूछ सकता है वो 1 नंबर में, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा इन दोनों जो रेशो में अंतर है वो 5 नंबर में भी पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इन चीज़ों को हमको ध्यान से पढ़ना है। प्राप्ति का अनुपात या नफ़े के अनुपात का आशय उस अनुपात से है जिसमें विद्यमान साझेदार अन्य विद्यमान साझेदारों से नफ़े के रूप में प्राप्त करते हैं, अर्थात नए नफ़े के अनुपात में पहले के तुलना में साझेदार को अधिक प्राप्ति होती है और उसे अधिक ही नफ़ा कहते हैं। यानी जब इनका रेशो बदल जाता है ना प्रॉफिट का, तो पहले जो उससे कम लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट का रेशो या प्रॉफिट लॉस का रेशो बदलने के कारण उनको जब पहले की तुलना में ज़्यादा लाभ हो रहा है जिस पार्टनर को, तो वो नफ़े वाला पार्टनर या अधिक प्रॉफिट कमाने वाला पार्टनर कहलाएगा। ठीक है, जब नया अनुपात पुराने अनुपात की तुलना में अधिक हो तो इन दोनों के अंतर को हम नफ़े का अनुपात कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो। गेनिंग मतलब होता है लाभ। नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात।